फिर हमें कांग्रेस को यूनानिमसली कहीं से भी लड़वाना चाहिए, ताकि हम इस वोट को ट्रांसफ़र करने में लोगों को ये बता सकें कि भाई कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत रही है। जीतेगी तब जब जातिगत समन्वय बनेगा। जैसे बीजेपी राह चलते वो सड़क पे चलते चलते कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी चीफ मिनिस्टर बने वो लोकसभा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या ये है कि जब तक हम लोकसभा हरियाणा में पहले नहीं जीतेंगे, जिधर लोकसभा चली जाती है उधर विधानसभा चली जाती है। हमें सबसे पहले आपकी को देखिए भैया, मैं किसी को नसीहत देने नहीं, कोई अच्छी बात कह रही थी कांग्रेस कि हम जाति का समन्वय करेंगे, हमने तो उसी के एंगल से समर्थन दिया। भाई जैसे जिसने टिकट टुकट के तलबे चाटने हों वो तो जो है ना सबके पैर पकड़ता फिरेगा, वो मेरा प्रपोजल नहीं है ना, मैं इस काम के लिए वहाँ गया। बाकी रही बात यह, अगर इनको 10 सीट जीतनी है तो मैं इतना मेरा है कि भाई तुम अगर मतलब 50% वोटा सारे पुआओगे तो मैं 50% खल्ला पुआ सकता हूँ, इतना मैं तुम रखता हूँ। मैं ज़्यादा ब्लफ मारने की बात नहीं। मैं विरोधाभास में कभी चुनाव ना लड़ा पहले, मैं कभी किसी के पास आज तक टिकट मांगने नहीं गया। मेरा अपना एक ये है कि अगर समन्वय हो तो लड़ो, नहीं तो कंट्रोवर्शियल मैं कभी इसलिए नहीं लड़ा कि लोगों में हो गई वो बात। मैंने जो बात आज तक जिंदगी में कही, ये मेरा पैटर्न हमेशा से यही रहा है और इसको मैं कभी बदला नहीं कि भाई आज लगभग 2 लाख नौकरियां एससीबीसी के जो कमज़ोर वर्ग की खाली पड़ी हैं, लेकिन वो किसी सरकार ने लगाई नहीं। लगा दो, अब तुम्हारे पास जो पावर है तुम लगानी चाहिए। नैब सिंह सैनी कहाँ से चुनाव लड़ने के? उसको यहाँ से करनाल से लड़वाएंगे, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, आप कहाँ से? ये वो तो सिर्फ राजकुमार सैनी ने जैसे ही ये आवाज़ कमज़ोर तबके की, दलितों पिछड़ों की उठा रखी थी, तो पिछले दिनों जींद में एक सैनी सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में वो बीजेपी वालों ने किया था और उस सम्मेलन में जैसे ही मैंने 9-10 मिनट की स्पीच दी तो उसमें जो रुझान था वो पब्लिक का उस 10 मिनट की स्पीच के ऊपर इतना अग्रेसिव था। वहाँ सारी मीडिया थी, तो लोगों ने मनोहर लाल खट्टर को बताया होगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष के झुंझुने से लोग राजी नहीं है और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि किसान नाराज मनोहर लाल खट्टर से, सारे सरपंच नाराज कि उनको काम करने का मौका ही नहीं सही ढंग से मिला। वो तो अफसरों ने यूज किया सारे सिस्टम को। और ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, कच्चे कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, ये सारे के सारे वर्ग सड़क पे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी कैसे हटाए? इस उनको हटाने के एंगल से कि मनोहर लाल खट्टर को अब चुनाव में जो है ना करनाल भेजने और यहाँ राजकुमार सैनी का इलाज करने के लिए जो है ना ओबीसी के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं जैसे ही सोनीपत से खबर मीडिया में चलाई किसी ने कि राजकुमार सैनी कांग्रेस के माध्यम से जो है यहाँ सोनीपत में चुनाव लड़ेगा, इतने में बीजेपी के पसीने छूट गए और उन्होंने आनन फानन में रात को इंडोर मीटिंग की दुष्यंत चौटाला के साथ कि भाई आप का मुद्दा है विधानसभा, आप विधानसभा में हमारे साथ हो लेना, दोबारा हम आपको ले लेंगे, लेकिन अभी आपका लोकसभा मुद्दा नहीं। और आप बस नज़दीक से जो है ना ये बोल जाके जनता में कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है, ताकि आपको सहमति और हमदर्दी मिले और आगे वोट कटें। और दूसरा नंबर, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके वहाँ भेजें तो इससे एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो। और राजकुमार सैनी के साथ बैकवर्ड समाज बहुत बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं कांग्रेस में जाकर उधर का ग्राफ बढ़ा गया, हमारी 10 सीटें जो हमने जीती थी वो खो ना दे, तो इसी के समाज से चीफ मिनिस्टर बनाए। तो मैंने उनका वेलकम इसलिए कर दिया कि कम से कम तुम्हें अब समझ में आ गया कि इस कमजोर तबके के बिना तुम सरकार अब नहीं चला सकते और नहीं कोई सीट जीत सकते। इसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो आया था फैसला सुप्रीम कोर्ट का। उस फैसले को कहीं जनता की नज़रों में वो फैसला ना पड़े तो हरियाणा में बड़ा राजनीतिक फेर बदल वो खबर उस खबर के नीचे फुस होगी और एक तीर में 5 निशाने साधे। वोट डिवीजन जाटों का, राजकुमार सैनी के माध्यम से ये ओबीसी को, नायब सैनी जी को चीफ मिनिस्टर बना करके
ओबीसी वोट बैंक को साधना, राजकुमार सैनी को रोकना, और तीसरा मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी से बचना और इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम से बचना। ध्यान रखते हुए कि अगर हम वही बात कह रहे हैं कि सबका हिस्सा सबको मिले, इस देश में जो मेन मुद्दे थे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के, उनको जो है उजागर करके और इस जो पाखंडी सरकार को हटा करके देश में आम जन के लिए एक पारदर्शी सरकार बने, इस बात के लिए हमने बाहर से जो पूरे देश में हम काम कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो लगभग 100 पार्टियां मेरे से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 30-35 पार्टियां उस दिन मौके पर पहुंच चुकी थी और बाकी के लोग भी अभी 1-2 दिन में सभी पहुंचने वाले हैं। सभी ने मेरे को कह रखा है कि हमारी भी एंट्री जो है इसी बात को लेकर के समर्थन है। हमने कुछ मांगने के लिए ये समर्थन नहीं दिया या कोई लोभ लालच के बस या किसी टिकटों के बस ये समर्थन दिया, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कमिटमेंट और शर्त के। हमने कहा कि जब आप कह रहे हो कि हम सामाजिक समरसता और बराबरी और समानता लाएंगे, तो फिर अलग अलग मंचों पे खड़े होने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर के एक मंच के ऊपर ये काम। इस पार्टियां, मैंने कहा कि देश में लगभग 100 राजनीतिक दल छोटे बड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरे अलग अलग स्टेटों में, वो सभी इस बात के पक्षधर थे और उन्होंने राजकुमार सैनी को कन्वीनर बना के भारतीय पिछड़ा वर्ग महागठबंधन के माध्यम से इंडिया गठबंधन को समर्थन किया। मैंने देखिए उस बात को लेकर के जो बीजेपी का झूठ है, और एक तरह का झूठ नहीं है, झूठ भी तरह तरह का है। पहले युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियों का झूठ है, फिर किसानों के लिए आमदन 2 गुनी करने का झूठ था, फिर रुपए के गिरते स्तर को रोकने का झूठ था, फिर जो है ना पेट्रोल और गैस के लिए जो है ना उन्होंने कहा हम आधे रेट में ला देंगे, 75 वाले डीजल पेट्रोल को हम 35 में दे देंगे, गैस सिलेंडर 450 का 300 में दे देंगे, 15 लाख रुपए काले धन ला करके किसान लोगों को दे देंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर पूर्ण विराम लगा देंगे। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार आपने देख ही लिया होगा, उसमें मेरा कहना नहीं पड़ता। जितने छापेमारी हुई सभी का तुरंत बीजेपी का निशाना जो है वो यही था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस देश के बच्चों को रोजगार देती थी, उन सब के ऊपर ईडी सीबीआई के छापों से उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया डरा डरा करके, और फिर छापे के बाद जो है ना हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है ना ये हफ्ता वसूली हुई, और एक एक कंपनी के ऊपर ये भी दिखाया गया लिस्ट में कि 4-4 बार 1 साल के अंदर छापे लगे। अब ये झूठ, इस झूठ को बेनकाब करने के लिए, और दूसरा जो कमज़ोर तबका है, इस कमज़ोर तबके के साथ जो पिछले काफ़ी जब से देश आज़ाद हुआ इनकी हिस्सेदारी ना मिलने की वजह से, मैं सिर्फ ओबीसी के लोगों की बात जो है ना उठाई, तो जिसके ऊपर लोगों ने मुझे जातिवादी बोल दिया, जबकि मैं तो 100% आरक्षण का पक्षधर था। मैंने ये कापी लगभग मेरे ख्याल में 4-5 लाख कापियाँ मैंने हर घर पे पहुँचाई कि भाई अब देश में 100% आरक्षण की जरूरत है, हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियाँ लिमिटेड है और 1-2% नौकरी है देश में, और उसके अंदर इतने पढ़े लिखे हर जाति में सबको अपनी जातिगत हिस्सा मिलना चाहिए, ये 100% की बात कही। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों के हकदारी और हिस्सेदारी की बात की, लोगों ने मेरे पर जातिगत आरोप लगाए, और ये खेल था बीजेपी का, जिस बीजेपी ने फ़ायदा उठाने के लिए हरियाणा में जब होती है तो जाट नॉन जाट करती है, जब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाती हैं तब हिंदू मुसलमान करते हैं। इनके इस दोगले चरित्र को बेनकाब करने के लिए हमने ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही होनहार कहूँगा और ये कहूँगा साफ दिल नेक दिल राहुल गांधी ने पूरी अपने महाराष्ट्र से लेकर के मणिपुर तक की यात्रा और कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में एक ही शब्द बार बार दोहराया कि हम जातिगत समानता के पक्षधर हैं, जातिगत जनगणना करा के सभी का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे। और इस झूठी और बेनकाब जो मक्कारी लोगों के साथ हुई है, जो लोगों को ठगा गया है, इनको बेनकाब करके इनको चलता करेंगे।